क्या आपको पता है कि हमारे यहाँ जितने इंजीनियर हैं उतना तो कई देशों की आबादी नहीं होगी। आइए चलते हैं समय के पहियों को थोड़ा पीछे लेकर। अक्टूबर 1806 में जब नेपोलियन आर्मी और पर्शियन आर्मी के बीच एक वार होता है। ये वो समय था जब भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था और इसके गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंट। उनका मकसद था हमें हमेशा के लिए गुलाम बना के रखना। हमारे पुराने ज्ञान सामग्री जला दिए गए और स्थिति यहाँ तक हो चुकी है कि अगर किसी स्कूल में हिंदी टीचर का इंटरव्यू भी हो रहा है तो वो इंग्लिश में लिया जाता है। जब आपने तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 3 साल के। 4 साल से पर के ललाट पूरा चानी उड़ गया है। क्या होता जब सचिन तेंदुलकर को सिंगिंग कंपटीशन में भाग लेने बोला जाता? क्या होता जब लता मंगेशकर को T20 में खिलाया जाता? क्या होता यदि मुकेश अंबानी को डांस कंपटीशन में भाग लेने बोला जाता? क्या होता अगर MS धोनी को कार रेसिंग के लिए भेजा जाता? ये सब फेल हो जाते, राइट? लेकिन ऐसा ही तो कुछ हो रहा है ना हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, जहां हर एक स्टूडेंट को हर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है, चाहे उसमें उसका इंटरेस्ट हो चाहे ना हो, चाहे उसमें उसका पकड़ हो चाहे ना हो। मतलब आप सोचो कि कैसा सिस्टम बनाया गया है कि आपको सभी सब्जेक्ट को मेमोराइज्ड करना ही पड़ेगा, 75% अटेंडेंस देना ही पड़ेगा, हर रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। और ऐसा आप क्यों करोगे? क्योंकि आपको इस बात की उम्मीद है कि पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आपके पास एक ऐसी नौकरी होगी जिससे आप अच्छा घर बना पाओगे, कार खरीद पाओगे, शादी करोगे, फिर बच्चे पैदा करोगे और उन बच्चों को भी इस उम्मीद में आगे पढ़ाओगे लिखाओगे कि वो भी एक दिन एक बड़ी तनख्वाह वाली नौकरी करेंगे। बट सपने और हकीकत में फ़र्क होता है मेरे दोस्त। जब आपने तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए। मैं 2 साल से घर भी नहीं गया हूँ आज। सर प्राइवेट में भी तो हम लोग को नौकरी नहीं मिल रही है। आपने 15 से 18 साल का समय पढ़ाई के लिए लगाया, लाखों खर्च किए, लेकिन आपके हाथ में बचा क्या? बेरोजगारी। जिंदगी में सारी चीज छूट गया सर, घर परिवार रिश्तेदार सारे छूट गए। हम लोग को बहुत हीन भावना से देखते हैं लोग, जो भी देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से, परिवार रिश्तेदार वाले उतना बात नहीं करते हैं सर। और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। मुझे लगता है कि हम किसी लायक अब नहीं रहा। लेकिन कब तक बेरोजगार रहोगे? कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि अब एज भी हो रहा है, माँ बाप बूढ़े भी हो रहे हैं, शादी भी करनी है, माँ बाप को सपोर्ट भी करनी है। सेल्फ स्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसे वर्ड्स अब दूर चले गए हैं, सब खत्म हो चुका है। बस भगवान से यही मांग रहे हो कि कहीं से एक जॉब मिल जाए। बहुत सारे इंटरव्यूज के बाद आपको एक जॉब हाथ लगती है, लेकिन सैलरी बहुत कम है। मतलब अब आप अनएम्प्लॉयड तो नहीं हो, लेकिन अंडर एम्प्लॉयड हो चुके हो। मीन्स आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से सैलरी बहुत कम है। फिर भी आप जॉब करते हो, जॉब लगते ही शादी हो जाती है, पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ने लगती है, छोटे मोटे ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए EMI ले रखे हो, बस लाइफ चल रही है। और एक डर भी है कि कहीं कभी बॉस जॉब से ना निकाल दे। लेकिन अब आपकी यही लाइफ बन चुकी है। धीरे धीरे आप अपने खुद के सपने को दबाते जाते हो और 9 to 5 के रेस में लग जाते हो। आपको लगने लग गया है कि शायद यही मेरी किस्मत है। आपने सारा दोष अपने किस्मत को दे रखा है। लेकिन हमारे इस एजुकेशन सिस्टम का क्या, जिसने आज आपकी ये हालत कर रखी है। 4 साल से पर के ललाट पूरा चानी उड़ गया है। The people who built the schools were consciously aiming at eradicating the will of the students who were part of the system. But they don't teach you that at school. The biggest criminals in the world, school teachers. I really don't like school. क्या आपने कभी सोचा कि अगर आज भी हमारी एजुकेशन सिस्टम गुरुकुल जैसे होती
तो हमारा समाज कितना अलग होता। सोचिए, एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम जो सिर्फ नंबर और डिग्रियों पर आधारित नहीं थी, बल्कि जो एक संपूर्ण इंसान बनाने पर केंद्रित थी। आइए चलते हैं समय के पहियों को थोड़ा पीछे लेकर और समझते हैं कि भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली कैसी थी और इसे क्यों दुनिया के सबसे उन्नत शिक्षा प्रणालियों में गिना जाता था। क्यों विदेशी भारत आकर पढ़ाई किया करते थे। गुरुकुल सिस्टम, जिसमें विद्यार्थी को शिष्य कहा जाता था, अपने गुरु के साथ रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे ये विद्यार्थी। यह केवल एक पाठशाला नहीं थी, बल्कि एक संपूर्ण जीवन शैली थी। यहाँ न केवल विद्या बल्कि अनुशासन, नैतिकता, आत्मनिर्भरता और आध्यात्मिक विकास पर भी बल दिया जाता था। विद्यार्थी अपने गुरु के सानिध्य में रहते थे और शिक्षा प्राप्त किया करते थे। इसमें एक पारिवारिक वातावरण मिलता था उनको, जहाँ शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं थी, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाई जाती थी। यहाँ थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल कराया जाता था। विद्यार्थियों को कृषि, शस्त्र विद्या, चिकित्सा, खगोल शास्त्र, गणित, वेद, उपनिषद, राजनीति और कूटनीति जैसे विषयों की शिक्षा दी जाती थी। यह एक समावेशी प्रणाली थी, जिसमें हर वर्ग के बच्चों को उनके सामर्थ्य के अनुसार शिक्षा दी जाती थी। विद्यार्थी प्रकृति के बीच रहकर अध्ययन करते थे, जिससे वे जीवन के वास्तविक मूल्यों को समझ पाते थे। विद्यार्थी अपने दैनिक कार्य स्वयं किया करते थे, जिससे उनमें अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा का विकास होता था। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ सिर्फ किताबी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता था, बल्कि यहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। यह 4 मुख्य विधियों पर आधारित: लिसनिंग, रिफ्लेक्शन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड डिबेट। गुरुकुल में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट केवल थियोरेटिकल नहीं थे, बल्कि ये जीवन में उपयोगी और समाज के लिए लाभदायक भी थे। जैसे वेद और उपनिषद से आध्यात्मिक ज्ञान, नैतिकता और जीवन के सिद्धांत सीखने को मिलता था। गणित में अंकगणित, ज्यामिति, बीजगणित और खगोल शास्त्र पढ़ाए जाते थे। वहीं आयुर्वेद में औषधि विज्ञान और प्राकृतिक चिकित्सा पढ़ाया जाता था, जबकि इकोनॉमिक्स में चाणक्य नीति जैसे विषयों पर शिक्षा दी जाती थी। शस्त्र विद्या में युद्ध नीति और शस्त्र विद्या सिखाई जाती थी, तो मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखने के लिए योग और ध्यान जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। इसके अलावा नाट्य शास्त्र, वास्तुकला, मूर्तिकला और संगीत जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। लेकिन ये गुरुकुल शिक्षा कब तक रहती? हमारे देश में अंग्रेज आ चुके थे, अंग्रेजों का शासन चल रहा था और उन्होंने धीरे धीरे अपना सिस्टम लागू कर दिया। सन 1806 ये वो साल था जब पूरी दुनिया को एक नया एजुकेशन सिस्टम मिलने वाला था। अक्टूबर 1806 में जब नेपोलियन आर्मी और पर्शियन आर्मी के बीच एक वार होता है, जिसमें पर्शिया को हार का सामना करना पड़ता है और नेपोलियन पर्शिया की राजधानी बर्लिन पर कब्जा कर लेता है। इस हार के बाद पर्शियन किंग फ्रेडरिक विलियम को यह एहसास होता है कि उसकी कमजोरी सिर्फ आर्मी तक सीमित नहीं है, बल्कि सोशल एंड एजुकेशन सिस्टम में भी कमी है। राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए पर्शियन एजुकेशनल रिफॉर्म्स स्टार्ट किए गए और इस तरह दुनिया के सामने एक मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम बिल्ड होता है, द पर्शियन एजुकेशन सिस्टम। पहली बार पर्शिया में सभी बच्चों के लिए स्कूलिंग अनिवार्य कर दी गई थी, जिसमें राज्य द्वारा कंट्रोल्ड सिलेबस लागू किया गया। मतलब अब सिलेबस सेंट्रलाइज्ड हो चुके थे। इस एजुकेशन सिस्टम का सोल पर्पस था राष्ट्र के प्रति वफादारी बढ़ाना और आज्ञाकारी नागरिक तैयार करना। मतलब अब अपने विचार से, अपने सोच से कुछ करने की अनुमति नहीं थी। नागरिक वही कर सकते थे जो उन्हें पढ़ाया और सिखाया जाता था। और यही सिस्टम आगे चलकर पूरी दुनिया के लिए मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का नींव बना। अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य देशों ने भी इस मॉडल को अपनाया। इस मॉडल की सबसे बड़ी कमजोरी या सबसे बड़ी मजबूती आप माने कि यहाँ छात्रों को स्वतंत्रता नहीं थी सोचने की, सिर्फ आज्ञाकारी नागरिक बनाना इस मॉडल का मेन उद्देश्य था।
सन 1835 ये वो समय था जब भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था और इसके गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। इस समय अंग्रेजों के सामने 3 बड़ी प्रॉब्लम्स थी। सबसे पहली प्रॉब्लम थी कम्युनिकेशन की, क्योंकि इंडियंस को इंग्लिश नहीं आती थी, जिससे इंस्ट्रक्शन और कम्युनिकेशन में अंग्रेजों को दिक्कत आती थी। दूसरी प्रॉब्लम थी मैन पावर की, एक ऐसे मैन पावर की जो अपना दिमाग ना लगाए, सिर्फ ऑर्डर फॉलो करे। अंग्रेज कम थे और इंडियंस बहुत ज़्यादा, तो इंडियंस पर कंट्रोल करने के लिए वर्कर भी चाहिए थे। मतलब अब इंडियंस के द्वारा इंडियंस को गुलाम बनाने की प्लानिंग चल रही थी। साथ ही ऑफिस बॉय, क्लर्क और फैक्ट्री लेबर की भी बहुत आवश्यकता थी। तीसरी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इंडियन गुरुकुल सिस्टम की, जहां से शार्प माइंड और इंटेलिजेंट लीडर्स प्रोड्यूस हो रहे थे। और इन तीनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जिम्मेदारी दी गई थॉमस बेबिंगटन मकाउले को, और यहीं से जन्म होती है इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835। इस एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश लैंग्वेज को प्राउड लैंग्वेज और सुपीरियर बनाया गया, जो कि आज तक चलता आ रहा है। आज भी इंग्लिश को सिर्फ एक लैंग्वेज के रूप में नहीं देखा जाता है, बल्कि एक सुपीरियर और प्राउड के साथ देखा जाता है। अगर पूरी दुनिया में आप मैक्सिमम इंग्लिश बोलने वालों की लिस्ट देखें तो भारत उसमें दूसरे नंबर पर आता है। और स्थिति यहाँ तक हो चुकी है कि अगर किसी स्कूल में हिंदी टीचर का इंटरव्यू भी हो रहा है तो वो इंग्लिश में लिया जाता है, और अगर उस टीचर को इंग्लिश नहीं आती तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता। अंग्रेजों के द्वारा लाया गया एजुकेशन सिस्टम हमारे पुराने और विकसित ज्ञान को नीची नज़र से देखता था। मैकाले ने जो एजुकेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट किया उसमें हमारे ज्ञान को बेकार समझा गया और अंग्रेजी सिस्टम को सुपीरियर बताया गया। मैकाले के एजुकेशन सिस्टम ने हमारे क्रिएटिव माइंड्स को खत्म कर दिया। ये सिस्टम मात्र एक एग्जाम बेस्ड अप्रोच थी जो हमें रोटन लर्निंग की तरफ ले जाता था। हमारे लिए ज्ञान सिर्फ एक टूल बन गया था जो हमें जॉब और पोजीशन के लिए फिट बनाता था, लेकिन असली ज्ञान और विचार की आज़ादी हमसे छीन ली गई। हमारे गुरुकुल इलीगल घोषित कर दिए गए और बंद कर दिए गए। हमारे पुराने ज्ञान सामग्री जला दिए गए। अंग्रेज हमें वही पढ़ाना और सिखाना चाहते थे जो उनके हिसाब से सही था। उनका मकसद था हमें हमेशा के लिए गुलाम बना के रखना। ब्रेन वॉश इस हद तक कर दिया गया था कि इंडियंस ब्रिटिशर्स के रूल्स को फॉलो करना अपना ड्यूटी मानने लगे थे। आज आज़ादी के इतने सालों बाद भी हम वही सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। हमारी एजुकेशन सिस्टम वही अंग्रेजों वाली है जिसमें सिर्फ नंबर और एग्जाम का गेम खेला जाता है। कोटा में पिछले 10 सालों में 127 स्टूडेंट पढ़ाई के तनाव की वजह से अपनी जान दे चुके हैं। हमारी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम आज भी किसी न किसी रूप में मैकाले के एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में फंसी हुई है। आज का सबसे बड़ा सच ये है कि स्कूल और कॉलेज स्टेटस सिंबल बन गया है। हर कोई अपने बच्चों को बड़े से बड़ा स्कूल में पढ़ाना चाहता है, बड़े से बड़ा कॉलेज में पढ़ाना चाहता है। हर पेरेंट्स को यही लग रहा है कि बड़ा स्कूल है, बड़ा कॉलेज है तो बच्चे का फ्यूचर सेफ है। हर कोई अपने बच्चे को इंजीनियर और डॉक्टर बनाना चाहता है। क्या आपको पता है कि हमारे यहाँ जितने इंजीनियर हैं उतना तो कई देशों की आबादी नहीं होगी। क्या पेरेंट्स कभी अपने बच्चों से पूछते हैं कि तुमको क्या बनना है? कभी नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते? क्योंकि उनको लगता है कि शर्मा जी का लड़का अगर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है तो उनका लड़का तो कम नहीं है ना, वो भी इंजीनियरिंग की तैयारी करेगा। और 90% पेरेंट्स ऐसे हैं। एक सच ये भी है कि जितना बड़ा स्कूल, जितना बड़ा कॉलेज, उतना ज़्यादा फीस। और बच्चा वहाँ से पढ़ लिख के अगर निकलेगा तब उसके दिमाग में क्या चलेगा? सिर्फ यही चलता रहेगा कि कैसे करके नौकरी मिल जाए, जॉब लग जाए, ताकि घर वालों का जो खर्च हुआ है वो रिकवर किया जा सके। बच्चे इतना प्रेशर में हैं कि उनको अपने सिलेबस के अलावा कुछ और करने की आज़ादी तक नहीं है। गलती से कुछ कर भी लिए तो स्कूल के सब्जेक्ट के मार्क्स में इफेक्ट आ जाता है और फिर बच्चों को घर वालों के साथ साथ टीचर को भी जवाब देना पड़ता है।
जब स्टूडेंट पढ़ाई कंप्लीट करके निकलता है तो सबसे पहला ऑप्शन उसके सामने जॉब करना ही होता है, क्योंकि स्कूल और कॉलेज में सेल्फ डिपेंडेंट होना कभी सिखाया ही नहीं जाता। क्योंकि मैकाले एजुकेशन सिस्टम का अल्टीमेट गोल ही यही था कि आपको पढ़ा लिखा के नौकर और गुलाम बनाया जा सके। और आज भी हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसे लोगों को प्रोड्यूस करने में लगा हुआ है जो अपने सुपीरियर के ऑर्डर को फॉलो कर सके और रेस्पेक्ट देता रहे, और सिर्फ इस उम्मीद में महीने भर काम करता रहे कि एंड ऑफ द मंथ उसे एक पेचेक मिल सके। मैं कई ऐसे लोगों से मिला हूं जिन्हें अपना काम पसंद नहीं है, वो नौकरी छोड़ना भी चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि नौकरी छोड़कर कुछ अपना करने का रिस्क ले सके। सच्चाई तो ये है कि लोग अपनी ज़िंदगी के 35 से 40% से ज़्यादा समय करंट एजुकेशन सिस्टम में लगा देते हैं ताकि पढ़ लिख के अपने से कम पढ़े लिखे आदमी के कंपनी में जाकर नौकरी कर सकें और अपने कंपनी के मालिक के सपनों को पूरा कर सकें। आपको अभी शायद समझ आ रहा हो कि ये कितना बड़ा ट्रैप है, लेकिन अब आपको लग रहा होगा कि अब तो देर हो चुकी है, अब क्या कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। क्या हम स्कूल जाना छोड़ दें? क्या हम कॉलेज जाना छोड़ दें? और जो इतने सारे लोग स्कूल और कॉलेज में जा रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग, क्या वो लोग बेवकूफ़ हैं? तो देखो, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद बिल्कुल भी आपको स्कूल और कॉलेज जाने से रोकना नहीं है, बल्कि सच्चाई से अवगत कराना है। अब ये आपके ऊपर है कि आप या तो रियलिटी को एक्सेप्ट ना करें या एक्सेप्ट करें और खुद इंडिपेंडेंट होने का प्रयास करें। आज 2025 में बहुत सारे रास्ते हैं जिनसे आप अपने लिए एक अर्निंग सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है जिसे फिल कर सकते हैं। मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको पॉसिबल एथिकल वेज बताएगी जिससे आप ऑनलाइन अर्निंग कर पाओगे। 34 साल बाद देश की शिक्षा नीति आखिरकार बदल गई। प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर स्टडीज तक भारी फेरबदल किए गए। आजादी के बाद कई रिफॉर्म्स किए गए, लेकिन क्या सच में हम अपनी एजुकेशन सिस्टम को बदल पाए? इस वीडियो को रोककर कमेंट जरूर कीजिएगा। एक्चुअली आजादी के बाद हमने अंग्रेजों द्वारा बनाए गए एजुकेशन सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया और पुराने गुरुकुल सिस्टम को डिनाई कर दिया। अगर हम अपने पुराने गुरुकुल सिस्टम को वापस ले आते तो हमारे समाज में बहुत बड़ा बदलाव किया जा सकता था। 2020 में नए एजुकेशन रिफॉर्म्स लाए गए हैं, लेकिन क्या ये हमें पुरानी ट्रैप से बाहर निकाल पाएगी? मोदी सरकार ने 3 दशकों बाद आखिरकार देश की शिक्षा नीति बदल दी है। ये पॉलिसी हमारे ट्रेडिशनल और मॉडर्न एजुकेशन को मिलाने की कोशिश करती है, लेकिन यदि हम गुरुकुल की पुरानी सिस्टम को आज के टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ दें तो सच में हम अपने स्टूडेंट्स को एक बेहतरीन फ्यूचर दे सकते हैं। आज हमारे एजुकेशन का उद्देश्य सिर्फ जॉब पाना नहीं होना चाहिए। हमारे लिए एक नई शिक्षा प्रणाली की जरूरत है जिसमें हम अपने पुराने ज्ञान और तकनीक को मिलाकर एक बेहतरीन मॉडल तैयार कर सकें, जिसका उद्देश्य स्किल डेवलपमेंट करना हो। जो जिस स्किल को डेवलप करना चाहता है उसे वो स्किल सस्ते कीमत में सिखाया जा सके, और वो भी उस पर्सन से सिखाया जाए जो ऑलरेडी उस स्किल का यूज करके कुछ बड़ा अचीव किया हो। अगर सच में हम अपने स्टूडेंट्स को एक बेहतरीन फ्यूचर देना चाहते हैं तो हमें अपने पुराने सिस्टम को तोड़कर एक नया एजुकेशनल सिस्टम लाना होगा। एक ऐसा एजुकेशनल सिस्टम जिसका उद्देश्य नौकर और रोबोट बनाना ना हो, बल्कि स्वावलंबी और स्ट्रांग बनाना हो। अगर आपको भी लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में सुधार की जरूरत है तो इस वीडियो को इतना फैलाइए कि ये उन लोगों तक पहुंचे जिनके हाथ में ये ताकत है कि वो चाहे तो एजुकेशन सिस्टम को सुधार सकते हैं। आइए मिलकर एक नई शिक्षा की ओर कदम बढ़ाते हैं। जय हिंद।